जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को दोस्तों कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आज अर्थशास्त्र का 51वीं क्लास। दोस्तों ये लोग की आपकी होने जा रही है। अभी तक की दोस्तों हमने 50 क्लासों को कवर कर लिया है दोस्तों। और जिन लोगों ने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी क्लासें आपकी क्रमानुसार पढ़ें, तो उन क्लासों को जरूर देखिएगा दोस्तों। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट रहने वाली हैं दोस्तों। येलो बुक की यदि आप लोगों ने ये बुक कंप्लीट कर ली ना, कंप्लीट वीडियो देख लिए, तो आपका ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें आप जीके जीएस में बेहतर स्कोर ना कर पाएँ दोस्तों। आप लोगों के लिए अर्थशास्त्र है बहुत ही जल्द दोस्तों आप लोगों की ये समाप्त होने की कगार पर आ चुका है। अर्थशास्त्र की दोस्तों कुछ ही क्लासें बची हुई हैं, जिसके बाद दोस्तों आपका अर्थशास्त्र दोस्तों समाप्त हो जाएगा और हम विविध में जल्द ही प्रवेश करने वाले हैं। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जुड़ जाइएगा दोस्तों। और ये हम बुक को दोस्तों पेज बाय पेज कंप्लीट करते जा रहे हैं। और दोस्तों ये अब आपकी लास्ट सेशन चल रही है अर्थशास्त्र के बाद दोस्तों हम मिसलेनियस आपके विविध, और विविध के बाद आपके खेल पर जाएंगे, और खेल के बाद साइंस। लगभग आपके दोस्तों 3 पॉइंट और बचे हैं जो कि आपकी बहुत ही जल्द दोस्तों ये बुक मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोगों में आप लोग वीडियो को शेयर करने में कंजूसी कर रहे हो दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अपना प्यार और सपोर्ट जैसे निरंतर देते आए हैं वैसे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें दोस्तों। और इस फैमिली को दोस्तों आगे तक ले जाइए दोस्तों, आगे तक और बढ़ाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। हमारे इस फैमिली में दोस्तों लगभग 2300 लगभग 2300 लोग इस परिवार में दोस्तों जुड़ चुके हैं। अब आप लोगों को और बड़ा परिवार करना है, और भी इस परिवार में दोस्तों आप लोगों को जोड़ना है। तो लोगों को जोड़िए दोस्तों, समझ गए दोस्तों। आप लोगों को अगले महीने तक आप लोगों को इस फैमिली को दोस्तों 3000 की फैमिली करना है दोस्तों। और ये सिर्फ आप लोग अपने ही प्यार से ही दे सकते हो दोस्तों। अपना प्यार और सपोर्ट जैसे आप निरंतर बनाए रखे हो। आप लोगों ने 2000 करवाया, अब आप लोगों 2200 हो गए, लगभग 800 लोगों की दोस्तों फैमिली आप लोगों को 700 लोगों की आपको फैमिली तैयार करनी है। क्योंकि अब हमारे इस चैनल पर दोस्तों 2300 सब्सक्राइबर हो गए हैं। अब आप लोगों को 700 लोगों की फैमिली को और ऐड करना है। जैसे ही दोस्तों आप 700 लोगों को इसमें ऐड कर देते हो, वैसे ही हमारी ये फैमिली दोस्तों लगभग 3000 लोगों की फैमिली हो जाएगी, जो कि सबसे बड़ी फैमिली मानी जाएगी अपने इस परिवार की दोस्तों। तो आप भी इस परिवार के एक सदस्य हैं। मेहनत करते रहिए जैसे मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों को ऐसे ही निरंतर क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूँगा। कोई भी डाउट हो आप बेफिक्र होकर पूछा करें दोस्तों। चलिए, बातें तो बहुत हो गई, अब बात करेंगे अपने टॉपिक पर दोस्तों। चलिए, अर्थशास्त्र की 51वीं क्लास बात करते हैं अपने टॉपिक पर। पिछली क्लास में दोस्तों हमने कवर किया था क्रांतियों के बारे में, जैसे कि आपकी हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? एम.एस. स्वामीनाथन। पीली क्रांति का संबंध किससे? श्वेत क्रांति का संबंध किससे? ये जितनी भी क्रांतियां थी वो आपकी सर कल की क्लास में आपकी सभी वीडियोस कंप्लीट हो गई थी। जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो उन क्लासों को आप जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए। और जो निरंतर हमारी क्लासों को देखते आ रहे हैं उनको कोई भी समस्या आगे चल के नहीं होगी। चलिए, बात करते हैं मुद्रा के मूल में परिवर्तन। कल की क्लास को मैंने यहीं से स्टॉप किया था। तो बात करते हैं मुद्रा के मूल में परिवर्तन। मुद्रा के मूल में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे बड़ी बात यही है कि मुद्रा के मूल में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं आपको पता होना चाहिए। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। उसके बाद है अपस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन। इसके बाद है मुद्रा संस्फीति, रिफ्लेशन। और मुद्रा अपस्फीति, डिसनिफ्लेशन। ये आपकी 4 प्रकार की मूल परिवर्तन होते हैं मुद्राओं में। बात करते हैं कि मुद्रास्फीति क्या होती है, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या होता है दोस्तों? यह वह स्थिति होती है जिसमें मुद्रा का दाम गिर जाता है। जो कोई मुद्रा होती है, जो करेंसी होती है, उसका दाम गिर जाता है और उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में यदि हम कहना चाहें तो दोस्तों जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा और साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होना। यानी कि दोस्तों जब मुद्रा के मूल्य जो होते हैं वो गिर जाते हैं और उनकी कीमतें यदि बढ़ जाती हैं, तो उस अवस्था में वस्तुओं की उपलब्ध होने की जो तुलना है वो मुद्रा की साख में मात्रा में अधिक वृद्धि हो जाती है। मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या पड़ता है, किस पर प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों उत्पादक वर्ग, जो भी उत्पादक वर्ग है, जैसे कि कृषक हुआ जो कि अनाज उत्पादन करता है, व्यापारी हुआ, उद्योगपति हुए, इनको दोस्तों लाभ होता है। और ऋणी को लाभ तथा ऋणदाता को हानि होती है। जो कर्ज लेता है उसको तो लाभ होता है, लेकिन जो कर्ज देता है उसको हानि होती है। निश्चित आय वाले वर्ग को तो हानि होती है, जबकि परिवर्तित आय वाले वर्ग को लाभ होता है। जिनकी आय निश्चित है उनके हानि तो होगी, लेकिन जिनकी आय परिवर्तित होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है, उनको क्या होता है? लाभ होता है मुद्रास्फीति में।
अगला है, समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती हैं और धनी वर्ग और ज़्यादा धनी हो जाते हैं और निर्धन वर्ग और ज़्यादा निर्धन हो जाते हैं, जो कि आपकी प्रेजेंट टाइम में कंडीशन चल रही है। जो धनी वर्ग हैं वो तो दिन पे दिन दूने रात चौगुने हो ही रहे हैं, लेकिन जो गरीब निर्धन लोग हैं वो दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हैं। कुछ ही लोग हैं, सभी नहीं हैं। व्यापार संतुलन विपक्ष में हो जाता है, क्योंकि आयात में वृद्धि तथा निर्यात में कमी हो जाती है। तो ये आपका है मुद्रास्फीति। और यदि मुद्रास्फीति के कौन कौन से नियंत्रित करने के उपाय हैं उनको भी जानिए। संतुलित बजट बनाना, संतुलित बजट को तैयार करना, उत्पादन में वृद्धि करना, उत्पादक को बढ़ाना। और कौन कौन से नियंत्रित करने के उपाय हैं ये भी जानेंगे। और आज सार्वजनिक खर्च पर नियंत्रण करना, जो आपका सार्वजनिक खर्च हो रहा है ना उस पर नियंत्रण रखना। और प्रगतिशील करारोपण और सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना और बचत को प्रोत्साहित करना, बचत करना। नोट करके एक पॉइंट दिया गया है कि भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक में के द्वारा मापी जाती है। जो भारत की मुद्रास्फीति है वो आपकी थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। अगला है मुद्रा अपस्फीति एवं मुद्रा संकुचन, जिसको बोलते हैं डिफ्लेशन। ये क्या होता है दोस्तों? मुद्रा संकुचन जो है या मुद्रास्फीति, दोनों आपके एग्जाम में कोई भी एक पॉइंट दे सकता है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। मुद्रास्फीति की विपरीत अवस्था, जस्ट उसकी अपोजिट, कि इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं यानी कीमतों का दाम घट जाता है। जैसा कि मुद्रास्फीति में क्या पढ़ा था कि मुद्राओं का मूल्य जो है घट जाता है, कीमतें बढ़ जाती हैं वस्तु और सेवाओं की। इसमें जस्ट अपोजिट है उसका कि मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घट जाता है। और बात करते हैं मुद्रा संकुचन को रोकने के उपाय क्या क्या हैं। तो पहला उपाय दिया गया, सार्वजनिक व्यय बढ़ोतरी करना, करारोपण में कमी करना, ऋणों का भुगतान करना, निर्यात के वृद्धि तथा आयात में कमी करना और पूर्ति पर नियंत्रण करना। ये क्या है? पूर्ति पर नियंत्रण यानी कि बचत तैयार करना। ये आपके मुद्रा संकुचन को रोकने के उपाय हैं। अगला है मुद्रा संस्फीति। क्या होता है? जिसको बोलते हैं रिफ्लेशन। यह वह प्रक्रिया है जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु के मूल्य में वृद्धि का प्रयास किया जाता है, और ऐसा प्रायः मंदी से छुटकारा पाने के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट, मुद्रा अपस्फीति डिसिफ्लेशन। इसके अंतर्गत वे सब क्रियाएं व उपाय होते हैं जो मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए किए जाते हैं। एक पॉइंट आप लोग नोट करके लिखेंगे मुद्रास्फीति में, मुद्रा अपस्फीति देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए होती है और मुद्रा संकुचन से देश को हानि होती है। जो मुद्रा संकुचन है दोस्तों उससे देश को हानि होती है, लेकिन मुद्रा अपस्फीति से देश को आर्थिक सुधार में लाभ होता है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है अवमूल्यन। इसमें दिया गया है दोस्तों, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना अवमूल्यन कहलाता है। अवमूल्यन होता है दोस्तों कि जो अन्य मुद्राओं की तुलना में जो स्वदेशी यानी अपने स्वयं के देश की जो मुद्रा होती है उसके मूल्य को घटाना अवमूल्यन कहलाता है। और मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है कि जिससे निर्यात होता रहे। अब तक भारतीय मुद्रा का दोस्तों 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। कितनी बार दोस्तों? 3 बार। आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको लगते कि नए क्वेश्चन है। आप कहेंगे कि सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता किस तरीके से? तो क्वेश्चन आप लिखिएगा, अपनी कॉपी में नोट्स बनाइएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब तक भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हो चुका है? भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हो चुका है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3 बार। कितनी बार दोस्तों? 3 बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है। अगला है, सबसे पहले भारतीय मुद्रा का मूल्यन कब हुआ था? 1949 में हुआ था। दूसरी बार भारतीय मुद्रा का मूल्यन कब हुआ था? 1966 में हुआ था। और तीसरी बार मुद्रा अवमूल्यन कब हुआ था? 1991 में। तो याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, 1991, 1966, 1949। अब तक के भारतीय मुद्रा का मूल्यन कितनी बार हुआ? आप सभी को पता है 3 बार भारतीय मुद्रा का मूल्यन हुआ। पहला कब हुआ? 1949 में। दूसरा कब हुआ? 1966 में। तीसरा कब हुआ? 1991 में। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे सभी प्यारे दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। पहली भारतीय मुद्रा मूल्यन पूछ सकता है, दूसरी भी पूछ सकता है, तीसरी भी पूछ सकता है, या कितनी हो चुकी है टोटल कुल मिला के 3, ये भी आपसे पूछ सकता है। क्लियर? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। 1991 में भारतीय रुपए का अवमूल्यन 2 चरणों में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में। नेक्स्ट है दोस्तों स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि जब कभी मुद्रास्फीति के साथ मंदी भी आ जाती है उस अवस्था को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। जब मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी भी आ जाती है, कमी आ जाती है, तो उस समय क्या होता है? स्टैगफ्लेशन होता है, और उस अवस्था को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अगला है आपका, अगला पॉइंट है, या करके एक पॉइंट और दिया गया है कि स्टैगफ्लेशन का एक पॉइंट और दिया गया है।
मुद्रास्फीति की उच्च दर तथा बेरोजगारी की उच्च दर एक साथ हो तो उस अवस्था को स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं। यह आप दूसरे तरीके से भी आप बता सकते हो। अगला है हवाला। हवाला क्या होता है? हवाला होता है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। हवाला या आप विदेशी मुद्रा लाते हो, उनका अवैध कार्य में उनका यूज करते हो, तो उस टाइम उसको क्या कहते हैं? हवाला कहते हैं। अगला है जिसको बोलते हैं काली मुद्रा या काला धन। वह मुद्रा जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता वह काली मुद्रा कहलाती है। आपने दोस्तों काला धन तो सुना होगा, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी यानी कि सरकार को हम जो टैक्स नहीं देते हैं उसको हम ब्लैक मनी कहते हैं। जिस पर हम कोई भी टैक्स नहीं दें वो आपकी काली मुद्रा कहलाती है। अगला है सस्ती मुद्रा। देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आसानी से उपलब्ध हो जाना, वो आपकी सस्ती मुद्रा कहलाती है। कठोर मुद्रा की बात करें तो कठोर मुद्रा है हार्ड करेंसी। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम और यह मुद्रा प्राय विकसित देशों में के पास पाई जाती है, जैसे कि आपका अमेरिकी डॉलर। सभी लोग जानते हैं आज के प्रेजेंट टाइम में $1 कितने का चल रहा है? 82 पॉइंट कुछ का है दोस्तों। 82 पॉइंट कुछ का डॉलर चल रहा है $1। तो आप समझते हो हार्ड करेंसी जो है अमेरिका की है, जो कि प्राय विकसित देशों में पास पाई जाती है। सॉफ्ट करेंसी क्या होती है दोस्तों? सॉफ्ट करेंसी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, उसकी मांग की अपेक्षा अधिक हो तो वो आपकी सॉफ्ट करेंसी होती है। अगला है गर्म मुद्रा। ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो, जिससे आप शीघ्र पलायन कर सके, शीघ्र लौट सके, वो आपकी गर्म मुद्रा होती है। और नेक्स्ट है विधिग्राह्य मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा होती है जिस मुद्रा में भुगतान करने की लेन देन कानूनी तौर पर स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता है। यह भारत की विधिग्राह्य मुद्रा रुपया है। अगला है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण दोस्तों सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देना और नई मुद्रा चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है। यह प्रायः काले धन की रोकथाम के लिए किया जाता है। जैसे कि नोटबंदी की यदि हम बात करते हैं, नोटबंदी जब हुई थी आपकी, तो उस समय क्या थे, 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे। तो ये किस लिए क्या? ये आपके काले धन जो ब्लैक मनी है उसकी रोकथाम के लिए तो किया गया था, जो आपकी नोटबंदी हुई थी। तो इसमें क्या हुआ कि हालांकि प्रॉब्लम तो क्रिएट हुई थी, लेकिन इससे क्या हुआ, काले धन पर काफ़ी रोकथाम पाई गई थी। तो ये काले धन की रोकथाम के लिए विमुद्रीकरण, जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, नोटबंदी, यानी रुपये का चेंज हो जाना। तो यह आपका भारत में पहले पत्र मुद्रा का प्रचलन 1806 ईस्वी में हुआ था। और मुद्रा के प्रचलन का नियम किसने दिया था? ग्रेसम ने दिया था। ग्रेसम ने मुद्रा के प्रचलन का नियम दिया था। अगला है मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। यह किसने कहा था? क्रोमर ने कहा था। अब बाजार के नियम में के प्रस्तुतकर्ता कौन है? जेबी से थे। जेबी से जो थे वो बाजार के नियम को बनाने वाले, प्रस्तुत करने वाले जेबी से थे। और मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, कथन किसने कहा था? यह क्रोमर ने कहा था। और मुद्रा के प्रचलन का नियम किसने दिया था? ग्रेसर ने दिया था। तो ये आपको तीनों नाम याद रखने होंगे। अगला है दोस्तों, यहाँ से हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है मांग। मांग क्या होती है? मांग की बात करते हैं। मांग जो होती है दोस्तों, वो आपकी किसी वस्तु के लिए मांग से अभिप्राय वस्तु को खरीदने की उस इच्छा से है जिसके लिए पर्याप्त क्रय शक्ति है और उसको खर्च करने की तत्परता। आपके पास उसको खरीदने के लिए पर्याप्त धन और उसको खर्च करने के लिए आपके पास पर्याप्त तत्पर हैं, तो ये आपकी मांग होती है। अगला है दोस्तों आपका मूल्य का मांग के साथ संबंध। अर्थशास्त्र में मांग का नियम कहलाता है। अर्थशास्त्र में जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उसमें मांग का नियम क्या है? मूल्य के मांग के साथ संबंध अर्थशास्त्र में मांग का नियम भी कहलाता है। और यह नियम बताता क्या है? यह नियम क्या सिद्ध करता है? तो यह नियम सिद्ध यह करता है कि बातें समान रहें तो किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग तो घटती है, लेकिन कीमतों में कमी होने पर उसकी मांग भी बढ़ती है। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये अल्फ्रेड मार्शल ने इस नियम को प्रतिपादन किया था। और मांग के नियम के दोस्तों कुछ एक्सेप्शन भी हैं जिसको हम अपवाद भी कहते हैं। इसके अर्थ यह है कि कुछ वस्तुओं की कीमत अधिक होने पर उनकी मांगें बढ़ती हैं तथा कीमतें कम होने पर उनकी मांगें घट जाती हैं। तो ये कुछ आपके अपवाद हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट यहाँ से आपका स्टार्ट होता है प्रतिष्ठा सूचक वस्तु। प्रतिष्ठा सूचक वस्तु क्या होती है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं दोस्तों। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। कैसी दोस्तों? सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। और इन वस्तुओं की मांग तो अधिक होती है, लेकिन इनकी कीमतें बेहद अधिक भी होती हैं। अगला है आपका, यदि इनकी कीमत कम हो जाती है तो इनकी प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं नहीं माना जाता है, क्योंकि जब इनकी कीमतें कम होगी तो ये प्रतिष्ठा सूचक वस्तु में शामिल ही नहीं होंगे। और यह मांग के नियम की अवहेलना भी करती हैं। और मूल्यवान हीरे, पुरानी कारें आदि इसके दोस्तों उदाहरण हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, आपकी प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं में शामिल नहीं हैं। अगला है गिफेन वस्तुएं। गिफेन वस्तुएं क्या होती हैं, इनके बारे में जानेंगे।
गिफेन वस्तुएं दोस्तों ये कुछ ऐसी निम्न वस्तुएं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग खर्च करता है, अपनी आय को ज़्यादा खर्च करता है। ऐसी वस्तुओं की कीमत कम होने पर इनकी मांगें भी कम हो जाती हैं और इन वस्तुओं पर मांग के नियम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और अगला पॉइंट है, इनके मूल्य में वृद्धि से इनकी मांग में भी वृद्धि होती है, लेकिन मूल्य से कमी में मांग भी हो जाती है। और ऐसी वस्तुओं के गिफेन वस्तु कहते हैं। इसका प्रतिपादन रॉबर्ट गिफेन ने किया था और रॉबर्ट गिफेन के ही नाम पर इन वस्तुओं को गिफेन वस्तु का नाम दिया गया। क्लियर? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। और यदि बातें समझ में आ रही हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दबा के लाइक कीजिएगा। जो आपको लाइक का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। अगला हेडिंग है मांग की लोच। मांग की लोच क्या है दोस्तों? मूल्य में परिवर्तन की अनुक्रिया में किसी वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन, होने वाले बदलाव को, जैसे मूल्य में 5% की कमी के कारण मांग में 15% की वृद्धि हो जाए तो हम मांग को लोच कहते हैं कि भाई अभी तो 5% की कमी थी, अब तो 15% वृद्धि और हो गई, यानी कि आप लोचा कर रहे हो कुछ। तो यही है आपकी मांग की लोच। क्लियर? नेक्स्ट है दोस्तों, अगला पॉइंट दिया गया कि मार्शल, जॉन और रॉबिन्सन ये कुछ विद्वान ऐसे हैं जिनका मांग लोच से संबंध है। और जब मूल्य में कमी मांग की अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में वृद्धि आती है तो ऐसी वस्तुओं को हम लोचदार वस्तु कहते हैं। और ऐसी वस्तुएं सामान्यतः विलासिता की वस्तुएं होती हैं। अगला पॉइंट, उपयोगिता। इनकी क्या क्या उपयोगिताएं हैं? प्रत्येक वस्तु में व्यक्ति की किसी न किसी आवश्यकता की संतुष्टि की क्षमता होती है और इस संतुष्टि की क्षमता को ही हम उस वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। यदि आपको जब किसी वस्तु की उपयोग करने में, यदि आप उस वस्तु का उपयोग करना चाहते हैं, यदि आपको उसकी उपयोगिता है तो आप संतुष्ट होंगे। यदि आप संतुष्ट ही नहीं है तो आपको उस उपयोगिता का कोई भी दोस्तों फायदा नहीं होगा। किसी वस्तु को मिलने वाली उपयोगिता व्यक्ति की आवश्यकता की, देखिए वही बात आ गई ना कि मतलब वस्तु की जब को आपको उपयोगिता होगी, आवश्यकता होगी, तभी आप उस वस्तु पर निर्भर होंगे ना। जब आपको उस वस्तु पर आपको आवश्यकता ही नहीं तो आप उस पर निर्भर कैसे होंगे? नहीं होंगे। तो वही दोस्तों इसमें कहा गया है। अगला पॉइंट है कि इसलिए जैसे जैसे व्यक्ति किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करता है वैसे वैसे आवश्यकताओं की तीव्रताएं उनकी कम हो जाती हैं। आवश्यकताओं की तीव्रताएं कम हो जाती हैं। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन दोस्तों, उपभोक्ता संतुलन में कहा गया, उपभोक्ता संतुलन की एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करता है और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। वो खर्च तो भी अधिक करता है और वो संतुष्टि भी लेता है। अब बात करते हैं उत्पादन की। उत्पादन में क्या होगा कि जिस क्रिया के द्वारा किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन किया जाता है उसे उत्पादन कहते हैं। और यह रूप परिवर्तन, स्थान परिवर्तन या समय परिवर्तन के द्वारा हो सकता है, जैसे कि धान चावल खेत में पैदा करना, चावल को गांव के किसानों से क्रय करके शहर की मंडी में ले जाना, अथवा चावल को 2 वर्ष तक रखकर उसे पुराने चावल जो अच्छा माना जाता है, आप सभी जानते हैं जो पुराना कहते हैं ना कि पुराना गुड़ खाओ तो भैया सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। पुराने चावल, जो चीज़ पुरानी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है तो लोग अच्छा मानते हैं, तो उनको बेचना और सभी क्रियाएं अलग अलग ढंग से उपयोगिताओं का सृजन करती हैं, इसलिए दोस्तों इसे उत्पादन कहते हैं। बात करते हैं उपभोग की। तो किसी वस्तु में निहित उपयोगिता को समाप्त करने या उसमें कमी लाना उपभोग कहलाता है। उपभोग के लिए उत्पादन की आवश्यकता होती है। यदि किसी चीज़ का उपभोग की बात करते हैं तो उपभोग के लिए दोस्तों उस चीज़ का उत्पादन करना भी तो जरूरी है, क्योंकि वह दोस्तों आवश्यकता में उस चीज़ का क्या हो रहा है, ज़्यादा यूज हो रहा है, तो वो आपका उपभोग हो जाता है। उत्पादन फलन, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ होता है कि किसी उत्पादन क्रिया में जो उत्पादन हमें मिलता है वह उत्पादन क्रिया से प्रयुक्त लागतों पर जो भी आपकी लागत आती है और उनके साधनों को प्रयोग का रिजल्ट होता है। और उत्पादन और साधनों की मात्रा के बीच जो तकनीकी फलनात्मक क्रिया होती है उसका संबंध आपका उत्पादन फलन पर निर्भर करता है। अगला है ब्याज। ब्याज तो सभी लोग जानते हैं, इंटरेस्ट। ब्याज वह मौद्रिक भुगतान है जो पूंजीपति को पूंजी के उपभोग के बदले में जो प्राप्त होता है। जैसे कि हमने आपको 2000 रुपये, 10,000 रुपये दिए, आपको कहा कि 10,000 रुपये आपको मैं दे रहा हूँ ब्याज पर, तो 10,000 रुपये का आपसे जो भी आप मुझे ब्याज देंगे, यदि आपने 1 महीने में नहीं दे पाए तो 1 महीने में जो भी ब्याज बनेगा एक्स्ट्रा रुपये, वो हमारा क्या रहेगा, एक्स्ट्रा रुपये, वो हमारा इंटरेस्ट रहेगा, ब्याज रहेगा। अगला है मजदूरी। मजदूरी क्या होती है? मजदूरी एक प्रकार का पुरस्कार है दोस्तों। अब आप कहोगे सर मुझे भी ये पुरस्कार चाहिए, तो दोस्तों आप मजदूरी का पुरस्कार ना लो, आप गवर्नमेंट जॉब का पुरस्कार लो, समझ गए।
तो मजदूरी एक प्रकार का पुरस्कार कह सकते हैं जो मनुष्य के परिश्रम के बदले में दिया जाता है। जो आपके लिए लेबर होती है, लेबर मीन्स मजदूर होता है। जो मजदूरी जैसे आप मान लेते हैं आपके जो खेत में जो काम करता है, गेहूँ में से मान लो गेहूँ का सीजन आ रहा है तो मजदूर करोगे, ठेका दोगे गेहूँ को कटवाने के लिए। तो जो मजदूर आपके खेत में काम करेगा तो आप उसको क्या दोगे? बदले में आप उसको उसकी मेहनत का फल दोगे ना। जैसे कि आप उसको गेहूँ दोगे, जैसे कि बदले में से आपने इसका 1 बीघा खेत काटा तो 1 बीघा के हिसाब से जो भी आपका 1 कुंटल, सवा कुंटल जो भी बनता है गेहूँ, तो वो आप उसको दोगे। यानी उसके मेहनत का आपने क्या दिया? मेहनत का पुरस्कार दिया, मेहनत का फल दिया उसको आपको। चाहे वो प्रति घंटा काम करे या प्रतिदिन काम करे या समय अनुसार दिया जाए। चाहे वो आपका 1 घंटे का काम हो, मजदूर है उसने कहा भाई मैं 1 घंटे काम करूँगा तो 1 घंटे के जिसका जो भी मेहनत का फल होगा, जो भी मेहनत के उसके रुपए बनेंगे आप उसको मजदूरी दोगे। ठेका लेता है तो ठेके की मजदूरी दोगे, आधे घंटे की लेता है तो आधे घंटे की मजदूरी दोगे, पूरे दिन का लेता है तो पूरे दिन की मजदूरी दोगे। यानी कि उसका भुगतान मुद्रा वस्तु दोनों रूप से हो जाता है। और वस्तु मजदूरी आपकी दोनों प्रकार की होती है, नकद मजदूरी होती है और वास्तविक मजदूरी भी होती है। अगला अगला है लाभ। लाभ तो सभी जानते हैं, प्रॉफिट, कि किसी भी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलायमान रखने के लिए उसकी व्यावसायिक गतिविधियों में लाभ का उपार्जन होना अति आवश्यक है। मार्केट मार्केट का आशय क्या है दोस्तों? मार्केट का आशय कि किसी उद्योग विशेष में व्यय प्रतियोगिता की प्राकृति स्थिति अथवा रूप से होता है। इसके अंतर्गत न केवल वर्तमान में किसी वस्तु के क्रय विक्रय में लगी फर्मों और व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है, ये आपका बाजार होता है। अगला है, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है कि बाजारों का वर्गीकरण। बाजारों का वर्गीकरण, यदि दोस्तों बात करते हैं कि बाजारों के वर्गीकरण की, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के उस रूप को कहते हैं जहाँ किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता बड़ी संख्या में होते हैं। जहाँ पर खरीदने और बेचने वाले लोग ज़्यादा संख्या में होते हैं उसको पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं, कॉम्पिटिशन, पूर्णतः और कॉम्पिटिशन कहते हैं। एक होता है आपका एकाधिकार। एकाधिकार बाजार एक ऐसा रूप है जिसमें वस्तु का केवल एक उत्पादक होता है और एक ही, यानी कि एक उत्पादक या एक विक्रेता होना चाहिए। अगला है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार यह अपूर्ण प्रतियोगिता का वह रूप है जिसमें बाजार में परस्पर निर्भर थोड़े से लोग खरीदने वाले होते हैं, बेचने वाले होते हैं और प्रत्येक के कुल पूर्ति के वह बड़े भाग पर नियंत्रण रखता है और वह बाजार की वस्तु के मूल्य को प्रभावित कर सकता है। कि जो बेचने वाले होते हैं जब कम लोगों पर निर्भर होंगे, परस्पर निर्भर होंगे, तो वो अपनी उसी हिसाब से दोस्तों वस्तु के मूल्य को प्रभावित करेंगे ना, जिस हिसाब से वो चाहेंगे। अगला है आपका लोक वित्त। लोक वित्त क्या है दोस्तों, इस पर चर्चा करते हैं। लोक वित्त में वे सभी मामले आते हैं जो मुद्रा से जुड़े हुए हैं, जैसे सरकार की आय और व्यय, सरकार द्वारा प्राप्त किया गया, खर्च किया गया, उधार लिया गया या छापी गई मुद्रा। ये जितने भी सरकार के द्वारा जो भी खर्च मुद्राएं होती हैं वो आपकी लोक वित्त के अंतर्गत आती हैं। और लोक वित्त में दोस्तों सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन एवं राजकोषीय नीति को भी सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है बजट। बजट की बात करें तो बजट दोस्तों सरकार के आगामी वर्ष के आय व्यय के ब्यौरे को बजट कहते हैं। और बजट में अगले वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि की वित्त योजना होती है। और ये आर्टिकल 112 में, संविधान के आर्टिकल 112 के अंतर्गत बजट का दोस्तों प्रावधान दिया गया। आपके पॉलिटी का क्वेश्चन बन गया दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का प्रावधान है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बजट का प्रावधान है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 112। तो कॉपी में पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। बजट शब्द किस भाषा का शब्द है दोस्तों? आपके हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछी जाती है और आपके जीके जीएस में भी पूछा जा सकता है। बजट शब्द किस भाषा का शब्द है? तो आपका बजट जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। बजट प्रस्तुत करने के दोस्तों 75 दिन के अंदर, कितने 75 दिन के अंदर इसे पारित कराना आवश्यक होता है। और बजट के आंकड़े की बात करें तो बजट के दोस्तों 3 प्रकार के आंकड़े होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? बजट के 3 प्रकार के आंकड़े होते हैं। कौन कौन से? पिछले वित्त वर्ष के अंतिम आंकड़े, चालू वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़े और अगले वित्त वर्ष के प्रस्तावित आंकड़े या प्रस्तावित अनुमान। ये आपके 3 आंकड़े होते हैं। अब भारत का संघीय बजट दोस्तों 2 स्तर पर होता है। एक तो आपका सामान्य बजट, दूसरा होता है रेल बजट। सामान्य बजट दोस्तों वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत होता है और रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत होता है रेल बजट, जो कि सर विलियम आर्कवर्थ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भारत में 1924 में रेल बजट के सामान्य बजट से अलग किया था। पहले आपका सामान्य बजट, रेल बजट अलग था, लेकिन आपके जो विलियम आर्कवर्थ कमेटी की जो रिपोर्ट के आधार पर ये वैज्ञानिक थे जो इन्होंने सामान्य बजट और रेल बजट को अलग कर दिया। सामान्य बजट वित्त मंत्री देखता है और रेल बजट रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो अगला पॉइंट है राजकोषीय घाटा। राजकोष में नुकसान, राजकोष का घाटा। तो जब सरकार की कुल प्राप्ति, राजस्व एवं पूंजी प्राप्ति तथा कुल खर्च यानी राजस्व पूंजी पर व्यय का संतुलन नकारात्मक होता है, नकारात्मक परिणाम उत्पन्न होता है, तो वह राजकोषीय घाटा कहते हैं कि राजकोष में, सरकार की कोष में सरकार को घाटा हुआ है। क्लियर? चलिए, अगला है कर। कर क्या होता है? टैक्स, जो हम किसी को कर देते हैं, टैक्स देते हैं, जैसे कि गुड सर्विस टैक्स, जीएसटी, जो कि आपका सब पे, चाहे आपका सीएसटी हो, चाहे एसजीएसटी हो, स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का, यानी कि आपका इस पर 28% आपकी जीएसटी लगती है।
कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जो उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सरकार को देना पड़ता है जो कर आधार से संबंधित होता है, तथा इसके बदले में करदाता को कोई भी लाभ नहीं होता है। जो कर भी देता है उसका बल्कि एक तरीके से नुकसान ही होता है, लेकिन उसको कोई भी लाभ नहीं होता है, वो सिर्फ आपका टैक्स देता है। ये दो प्रकार के होते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर को दोस्तों परोक्ष भी कर भी कहते हैं। प्रत्यक्ष का परोक्ष यानी उसका विलोम शब्द होता है, अपोजिट होता है। प्रत्यक्ष कर होता है कि जिन करों का भार सीधे व्यक्ति के ऊपर पड़ता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, और अप्रत्यक्ष कर में जिन करों के वास्तविक बोझ को विवर्तित कर दिया जाता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर में भार वस्तु के सीधे पड़ता है और अप्रत्यक्ष कर में उनके करों पर वास्तविक बोझ विवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित होता रहता है। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं जो कि सीधे दोस्तों बोझ पर पड़ते हैं? आयकर हुआ, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, ब्याज कर, प्रतिभूमि व्यवहार कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, व्यय कर और आस्ति कर। ये आपके कुछ कर हैं जो दोस्तों सरकार द्वारा लगाए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इन करों को भरना पड़ता है। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए वो आपके सेंट्रल थे जिसको हम CGST बोलते हैं, ये आपका SGST, भू राजस्व कर, पथ कर, कृषि आय पर कर, होटल प्राप्तियों पर कर, व्यवसाय पर कर, गैर शहरी संपत्ति पर कर और रोजगारों पर कर। यानी कि दोस्तों सब में टैक्स आपको देना पड़ता है। और केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? वो तो अभी तक अप्रत्यक्ष कर पढ़ रहे थे। अप्रत्यक्ष कर है जैसे आपकी सीमा शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो आपने उत्पादन किया, ये आपका CGST बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर राज्य सरकार द्वारा कौन कौन से लगाए गए हैं? शिक्षा उपकर, बिक्री कर, वाहनों पर कर, विज्ञापन कर, स्टाम्प व पंजीयन शुल्क, प्रवेश कर और डीजल पेट्रोल व बिक्री कर और सट्टेबाजी पर कर। तो सट्टेबाजी कोई भी ना करें, इससे दूर रहें, यह मैं आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ। सट्टेबाजी पर दूर रहें, तो सट्टेबाजी पर कर ये भी आपका लगता है। एक पॉइंट नोट करके दिया गया, VAT सबसे पहले हरियाणा में लगा था, इसके बाद उत्तर प्रदेश में लगा। कर ढांचे में सुधार हेतु राजा चलैया समिति का गठन 1951 में हुआ था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर ढांचे का सुधार हेतु किसका गठन हुआ था? तो राजा चलैया समिति का गठन हुआ था। चलैया समिति के गैर कृषकों के लिए 25,000 रुपये से अधिक वार्षिक कृषि आय पर आयकर लगाने की सिफारिश की थी। और केंद्रीय बिक्री कर एक ऐसा कार्य जिसे केंद्र सरकार लगाती है, जिसे राज्य सरकार वसूलती है। सरकार तो केंद्र लगाएगी, केंद्र सरकार तो टैक्स लगाएगी ही, लेकिन उसकी वसूली राज्य सरकार करेगी। और केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व यानी जिसको बोलते हैं नेट टैक्स की प्राप्ति, केंद्र को सर्वाधिक निवल यानी नेट टैक्स की प्राप्ति जो होती है वो सीमा शुल्क से होती है। यह राज्य सरकार को नहीं दिया जाता है, यह सिर्फ किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, केंद्र सरकार को। अगला सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, ये पिछली जब हमने अर्थशास्त्र स्टार्ट किया था तब भी आपको बताया था एडम स्मिथ के बारे में। ये करारोपण के 4 सिद्धांतों के बारे में इन्होंने बताया था। अगला है टोबिन कर। टोबिन कर जो है आपका नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स टोबिन द्वारा प्रस्तावित एक वैश्विक कर है जिसे सभी विदेशी विनिमय सौदे पर लगाने की बात की गई थी। जिसे टोबिन कर जो है आपका, ये नोबेल पुरस्कार एक विजेता थे जेम्स टोबिन, ये उन्हीं के द्वारा इसको प्रस्तावित करके एक वैश्विक कर लगाया गया था जो सभी विदेशी विनिमय सौदे पर लगाने की बात की थी इन्होंने। अगले पॉइंट क्यों चलते, अगला है दोस्तों किसी व्यक्ति या संगठन, आज का लास्ट पॉइंट रहेगा दोस्तों हमारा कि किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने के कारण उन पर एक विशेष कर लगाया जाता था जो हरित कर या पिगोवियन कर कहलाता है। दोस्तों हरित कर भी आ सकता है और पिगोवियन कर, दोनों याद रखिएगा, कहलाता है। जो भी व्यक्ति प्रदूषण फैलाता है उन पर भी दोस्तों विशेष टैक्स लगता है, और उन पर प्रदूषण फैलाने के आरोप के कारण दोस्तों उनको हरित कर जिसको बोलते हैं ये दोस्तों लगता है, या पिगोवियन कर कहलाता है। तो ये कर दोस्तों व्यक्ति को दिया जाता है जो प्रदूषण फैलाने पर उन पर जो टैक्स लगता है। क्लियर? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगला पॉइंट है वस्तु एवं सेवा कर, जिसको बोलते हैं GST। क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसको हम बोलते हैं GST। और GST का फुल फॉर्म क्या होता है सभी को पता होगा। यहाँ पर यह पॉइंट दिया गया, आप देख सकते हो, गुड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, ये आपकी जो GST है। तो इसकी जो चर्चा करेंगे वो हम करेंगे आप लोगों से कल की क्लास में। तो आज की जो क्लास है मैं यहीं तक रखेंगे, और आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और GST किसे कहते हैं, GST के बारे में विशेष चर्चा करेंगे, वो हम करेंगे कल की क्लास में। तो जुड़ना ना भूलें, यह क्लास दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी प्यार दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और यदि आप दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट करें, पहली बार दोस्तों इस क्लास को देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहीं से आप लोगों की क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।